जय हिंद। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी हिस्ट्री के जो 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो इसमें हम लोग देखेंगे एंशिएंट यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो इसके बाद देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास, और उसके बाद देखेंगे मिडाइवल। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशियों का वृत्तांत। ये 3 स्रोतों से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखते हैं प्राचीन भारत इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत में ये 3 स्रोत थे, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों का वृत्तांत। तो इसमें मुख्य स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ये मुख्य स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? तो सबसे प्रामाणिक पूछ रहा है, तो इसमें जो है अभिलेख से जो स्रोत मिलते हैं वो प्रामाणिक रहते हैं, क्योंकि अभिलेखों पे जो खुदाई करके लिखा जाता है उससे इतिहास के बारे में सबसे ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं अब देखिए अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी अभिलेख और एक निजी अभिलेख यानी गवर्नमेंट अभिलेख होता है गवर्नमेंट, और एक प्राइवेट। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये पूछ रहा है सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से। एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख मिले हैं। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? ये जो है एशिया माइनर, ये अभिलेख बोगजकोई से मिला है। ये कब लिखा गया था? 1400 BC बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब 1400 ईसा पूर्व। एशिया माइनर के अभिलेखों में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? ये कह रहा है एशिया माइनर जो अभिलेख मिला है उसमें किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं। तो इसमें हो जाएगा मित्र, वरुण, इंद्र, नसत्य। ये 4 देवताओं के साक्ष्य मिले हैं। ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पार्सिपोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया था? ये 6वीं शताब्दी में लिखवाया गया था। बेहिस्तून का अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? दारा प्रथम के द्वारा। आइए आगे देखते हैं पार्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख भारत के किन प्रांत को जीतने के साक्ष्य है? तो ये सिंध प्रांत को जीतने का साक्ष्य बताता है। आगे देखते हैं सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडियन वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी? तो अभिलेख जो है सिंधु घाटी का लिखा गया था वो पत्थर पे नहीं, मिट्टी के बर्तन और मुहरों पर लिखा गया था। मिट्टी के बर्तन एवं मुहरों पर लिखा गया था। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है? तो यहाँ का जो अभिलेख है सिंधु घाटी का अभिलेख भाव चित्रात्मक, यानी इसको पढ़ा नहीं जा सका है, अपना भाव व्यक्त किया गया है उसमें। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? मौर्य काल का जो अभिलेख था उसको जेम्स प्रिंसेप ये सबसे पहले पढ़े थे 1837 में। जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाला विद्वान थे? तो जेम्स प्रिंसेप फ्रांस के रहने वाले विद्वान थे, और जेम्स प्रिंसेप मौर्य काल के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले फ्रांसीसी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है? तो ये लिपि पूछ रहा है। तो अभी अशोक के अभिलेख पे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेयिक लिपि और यूनानी लिपि, 4 तरह के लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में मिलते हैं।
ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, यूनानी लिपि। इसको याद रखिएगा। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे अधिक अशोक के अभिलेख में किया गया है। अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो सार-ए-कुना अभिलेख पर 2 भाषा का प्रयोग हुआ है। कंधार का अभिलेख है सार-ए-कुना, इस पे 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? ये पूछ रहा है कि उसने खरोष्टी लिपि का प्रयोग किस अभिलेख पर किया है? तो मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी अभिलेख पर उसने खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। और सबसे अधिक किस लिपि का प्रयोग किया है? तो ब्राह्मी लिपि का है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंठस्थ याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? ये जो मानसेहरा है और शाहबाजगढ़ी, जहाँ खरोष्टी लिपि का प्रयोग अशोक ने किया था, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का प्रयोग किस अभिलेख पर किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जैन धर्म से है। ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? ऐहोल अभिलेख से चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको याद रखिएगा, ऐहोल अभिलेख से चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था? तो रवि कृति ने ऐहोल अभिलेख को लिखा था। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था? तो रवि कृति ने ऐहोल अभिलेख को लिखा था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा था? रवि कृति ने ऐहोल अभिलेख को लिखा था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन ने प्रयाग स्तंभ अभिलेख को लिखा था। हरिसेन प्रयाग स्तंभ अभिलेख लिखा था और ऐहोल अभिलेख को रवि कृति ने लिखा था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया था और प्रयाग स्तंभ अभिलेख भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आगे देखते हैं। देखिए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया था? प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। भारत में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? एरन अभिलेख को गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने लिखवाया था। नासिक के गुहालेख को किसने लिखवाया था? नासिक के गुहालेख को सातवाहन नरेश पुल्लू भाभी ने नासिक के गुहालेख को लिखवाया था। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो यशोबर्मन, मालवा नरेश यशोधर्मन, इनका नाम पालव नरेश यशोधर्मन था। मंदसौर अभिलेख इन्होंने लिखवाया था। आगे देखते हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया? तो अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक के पिता आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा को खुदवाकर और इस पे अभिलेख लिखवाकर और आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दे दिया। तो यहाँ देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। इम्पोर्टेंट अभिलेख देखिए, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, रुद्रदामन।
नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभी, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देववाड़ा अभिलेख ये बंगाल के शासक विजयसेन। तो ये इम्पोर्टेंट अभिलेख है, इसको याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभी बलश्री, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देववाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं इससे सवाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? निजी अभिलेख मंदिर एवं मूर्तियों पर। देखिए, हम लोग पहले देख चुके हैं, अभिलेख दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सरकारी अभिलेख और एक होते हैं निजी अभिलेख। तो यही पूछ रहा है निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता है? तो निजी अभिलेख मंदिर एवं मूर्तियों पर खुदवाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुई है? अयोध्या अभिलेख से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? विदिशा नामक स्थान पे हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख लिखवाया था। विदिशा अभिलेख किस धर्म की जानकारी मिलती है? विदिशा अभिलेख से वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदिशा अभिलेख से वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सिक्के के जन्मदाता गौतम बुद्ध को माना जाता है। आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? आहत सिक्का ये 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था भारत में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो सोना का सिक्का जारी करने वाला हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासक थे। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ये सोना का सिक्का जारी किए थे सबसे पहले भारत में। भारत में किस राजवंश के शासक ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? तो ये शुद्ध पूछेगा तो कुषाण राजवंश के शासक ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किए? तो शुद्ध पूछेगा तो कुषाण राजवंश। सर्वप्रथम पूछेगा सोना का सिक्का तो हिंदू यूनानी। और भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने का सिक्का पूछेगा तो ये हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों ने। तो हिंद यूनानी सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने कुषाण राजवंश और सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्का किस काल में जारी किए गए? मौर्योत्तर काल में। तो सबसे ज़्यादा सिक्का पूछे तो मौर्योत्तर काल में, इसको याद रखिएगा। आइए, भारत में सर्वप्रथम शीशे का सिक्का किस राजवंश के शासकों द्वारा जारी किया गया? तो शीशे का सिक्का सातवाहन वंश। शीशे का सिक्का सातवाहन शासकों ने जारी किया था। भारत में पोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया? तो ये भी सातवाहन राजवंश होगा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित किया? तो कुषाण वंश शासक कनिष्क ने गौतम बुद्ध का चित्र अपने सिक्के पर अंकित करवाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क ने अपने सिक्के पर गौतम बुद्ध का चित्र अंकित करवाया था। किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित हैं? तो ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित है। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए? तो ये देखिए, लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए
ये थे मोहम्मद गौरी। इसने लक्ष्मी के चित्र अपने सिक्के पर अंकित करवाए थे। व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो व्याघ्र शैली के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं, इन्होंने व्याघ्र शैली के सिक्के जारी किए थे। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स ये होता है सिक्का का अध्ययन। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्थापत्य के अंतर्गत भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत सिक्के का अध्ययन किया जाता है। भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई है? तो ये 3 शैलियों में की गई है। भारत में मंदिरों का निर्माण 3 शैलियों में की गई है। फर्स्ट है द्रविड़ शैली, नागर शैली और वैशाली शैली। देखिए, भारत में मंदिरों का निर्माण 3 शैलियों में किया गया है, द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैशाली शैली। उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये साउथ इंडियन का पूछ रहा है, नॉर्थ इंडियन का पूछ रहा है। उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत में नागर शैली। उत्तरी भारत में कौन कौन सा है राज्य है? तो जैसे उत्तरी भारत में राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सब मंदिर ही मंदिर है। तो यहाँ के सारे मंदिर नागर शैली में है। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश। बताएं ना, सबसे ज़्यादा नागर शैली के मंदिर जो है उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में है। तो सबसे उत्तम मंदिर बनवाया गया है नागर शैली में उत्तर प्रदेश में। भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? ये द्रविड़ शैली का बताइए। तो द्रविड़ शैली का है तांजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में सबसे उत्तम मंदिर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो ये बेसर शैली का पूछ रहा है। तो बेसर शैली में ग्वालियर के तौलिया लोहगान मंदिर, ग्वालियर के तौलिया लोहगान मंदिर जो है बेसर शैली का सबसे उत्तम उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है बेसर शैली का। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? तो मूर्ति पूजा कब से होने लगी? सिंधु घाटी सभ्यता के काल से। यहाँ कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, आदि शिव की मूर्तियाँ मिली थी मोहनजोदड़ो से, इसलिए भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किसके बनाई जाती थी? तो मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ पत्थरों के बनाई जाती थी। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी के मूर्ति मिले हैं? यक्षिणी के मूर्ति कहाँ से मिले हैं? दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिले हैं। गंधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? तो गंधार शैली की मूर्तियों पर यूनानी कलाकारों का अधिक प्रभाव है। गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? देखिए, गंधार कला की मूर्तियों पर अपोलो देवता का सर्वाधिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव किसका है? मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव भारतीय कलाकारों का है। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? तो आध्यात्मिक विशेषता है। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। ये मथुरा कला की मूर्ति में महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? अजंता की गुफा का चित्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिले हैं? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म। एलोरा की गुफा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म के चित्र मिले हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से होती है। तो एक होता है प्रागैतिहासिक और एक होता है आद ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से,
आदि ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य स्रोतों से, और ऐतिहासिक तो ऐतिहासिक में आता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो इसकी जानकारी हमें लिखावट में भी मिलती है, ग्रंथों से मिलती है। तो यही पूछ रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें उत्खनन यानी खुदाई से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उससे मिलती है। खुदाई में ईंट मिला, पत्थर मिला, चूड़ी मिली, मूर्ति मिली, इसी से मिलता है। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? तो भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण नवपाषाण काल में हुआ। मिट्टी के बर्तन का निर्माण नवपाषाण काल में हुआ था। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग कब की गई थी? तो ये चित्र वाला धूसर मृदभांड था, ये ताम्रपाषाण काल में किया गया था, जिस काल में तांबे की खोज हुई। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ये 3 पाषाण काल होते हैं। उसके बाद ताम्रपाषाण काल आता है। तो ताम्रपाषाण में चित्रित धूसर मृदभांड और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, ये सबसे पहली खोज थी मानव की और सबसे इम्पोर्टेंट खोज थी। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? लेकिन प्रयोग करना नवपाषाण काल से शुरू किया, लेकिन खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में आग की खोज। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पर्वतों की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पर्वतों की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकार, जंगली जानवरों को मारकर खाते थे। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो वस्त्र पहनते ही नहीं थे, नंगे रहते थे। पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा उपकरण सोहन नदी की घाटी से, सोहन नदी की घाटी से पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी किस देश में है? सोहन नदी पाकिस्तान में है। सोहन नदी किस देश में? ये क्यों पूछा गया? तो इसलिए क्योंकि यहाँ से पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण मिले हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो मानव ने सबसे पहले पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था शिकार करने के लिए। पृथ्वी पर सबसे पहला मानव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले मानव का जन्म 26 लाख BC यानी 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप पे सबसे पहले मानव का जन्म हुआ था। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये 14 लाख ईसा पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। भारत में 14 लाख ईसा पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पे, और पूरे पृथ्वी पर पूछा जाए तो 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? हेमोनिडस, होमोनिडस, होमोनिडस, होमोनिडस। इसको याद रखिएगा, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसको होमोनिडस बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मध्यपाषाण काल का काल निर्धारण कब से कब किया गया था? तो मध्यपाषाण काल का काल निर्धारण 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक किया गया था। ये मध्यपाषाण हुआ। मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। मध्यपाषाण काल के लोग, ये पुरापाषाण काल के लोग गुफा में रहते थे। मध्यपाषाण काल के लोग पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे। मध्यपाषाण काल के मनुष्य का मुख्य भोजन क्या था? तो ये शिकार तो शुरू से ही करते थे, लेकिन मध्यपाषाण में क्या हुआ? कंदमूल तथा फल भी खाने लगे। तो इनका हो जाएगा शिकार, कंदमूल तथा फल, ये तीनों ही लोग शामिल कर लिए। कंदमूल पेस्ट किए होंगे जंगल में और खाना शुरू कर दिए फल फूल कंदमूल। मध्यपाषाण काल में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो जानवर पालने का सबसे प्रथम साक्ष्य राजस्थान राज्य के बोगरा नामक स्थान से, बोगरा नामक स्थान से। तो मध्यपाषाण काल में जानवर पालने का साक्ष्य पूछेगा तो ये बोगरा नामक स्थान है जो राजस्थान राज्य में है, इसको बताना है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? ये तो सब कोई को मालूम है, कुत्ता को। कुत्ता सबसे वफादार होता है, कुत्ता सबसे पहले पाला गया जानवर है मानव द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब से शुरू होता है? तो नवपाषाण काल 7000 BC से शुरू होता है। ये सब डेट किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछता है, तो इसको उतना याद रखने का ज़रूरत है नहीं।
जैसे पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया, नव पाषाण हो गया, इसका डेट नहीं पूछता है। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन एनालिसिस किए लेकिन कहीं नहीं मिला। तो किसी भी प्रीवियस ईयर में ये सब डेट नहीं पूछता है। ठीक है, भारत में कृषि का आरंभ किस काल से हुआ, ये सब पूछता है। जैसे कृषि का आरंभ किस काल से हुआ, तो नवपाषाण काल से। इसमें खेती करने लगे नवपाषाण से, मनुष्य खेती करने लगे। तो खेती जब करेंगे तो एक जगह रह के ही खेती करेंगे, तो नवपाषाण काल से ही अस्थाई आवास भी बना लिए, रहने का जगह। एक जगह रहेंगे तभी तो खेती कर पाएंगे। तो अस्थाई आवास भी पूछे किस काल से शुरू हुआ, तो नवपाषाण काल से। और एक सुदृढ़ ढंग से जानवर को पालने का शुरुआत भी जब एक अस्थाई जगह पे रहने लगे तो उसका भी नवपाषाण काल से ही हुआ है। लेकिन मध्य पाषाण काल में पालतू जानवर कुत्ता बना लिया गया था। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ, तो कृषि जो है सबसे पहले मेहरगढ़ से शुरू हुआ था। मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की खेती की गई थी। तो पूछेगा सबसे पहले कृषि का साक्ष्य, तो सबसे पहले मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर मेहरगढ़ स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगे, तो पहली बार घर बनाकर किस काल में रहने लगे, नवपाषाण काल में मानव पहली बार घर बना के रहने लगे। ये हम बता दिए हैं क्यों रहने लगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।